आज की क्लास को स्टार्ट करें बाबू। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्क होता क्या है, ठीक ना। जब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप के फोर्स लगेंगे तो उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक। कई टाइप के फोर्स होते हैं, आप जानते हैं, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। तो हमारा पहला टॉपिक होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक। हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चे? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इंसान कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वो कितना वर्क कर रहा है वो फोर्स, ये हम लोगों को पता करना है, ठीक। चलिए हम आ जाते हैं क्लास में बाबू। पहला है बच्चे क्या? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है F, ठीक। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लगा फोर्स F और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां तक आया है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां तक आया है, ठीक ना। फोर्स अभी तक कंटिन्यूअसली इस पर लग ही रहा है, समझे बच्चे? ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कहां से कहां तक आया है? यहां से यहां तक, और ये डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक। तब आपसे अगर कोई पूछे कि ये फोर्स कितना वर्क किया है तो आप लिखना कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या करोगे आप? सबसे पहले जो फोर्स है F, इसका आप कंपोनेंट लेना। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे F, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हम लिखें इसको, इस फोर्स का कंपोनेंट अगर इसके एलोंग लोगे, इस डायरेक्शन के एलोंग लोगे, तो आप लिखोगे F cos थीटा, वेक्टर है, ठीक ना। हमने क्या लिखा? वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम वर्क लिख रहे हैं F cos थीटा। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे इसमें? इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। देखो, आपका फोर्स कितना डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेसमेंट का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा था बाबू? इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर फोर्स लगे ना, उस पॉइंट का नाम है एक्शन पॉइंट, ठीक ना। तो एक्शन पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एक्शन पॉइंट यहां से यहां तक आया है और यही डिस्प्लेसमेंट S है कि नहीं बच्चे? तो आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S, ठीक। किसका डिस्प्लेसमेंट लिए हम? एक्शन पॉइंट का। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना, उसी पॉइंट का आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक। अब ध्यान से देखोगे आप वर्क को लिख सकते हो F S cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे, ठीक ना। इसी को आप एडजस्ट करके अच्छे से लिख सकते हो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप तो ऐसा जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ऐसे लिखते थे ना पहले, A डॉट B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ऐसा लिखते थे आप। हमने वही किया, यहां उल्टा किया है। देखो, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, A की जगह पर फोर्स का मैग्नीट्यूड है, B की जगह पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का, ठीक। तो हमने लिखा वर्क को बच्चे F डॉट S लिख सकते हैं आप, जहां F क्या है? F है बाबू फोर्स वेक्टर और S है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बच्चे? F है फोर्स वेक्टर और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट है
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं हम क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है ना बाबू, वर्क का आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या, अगर आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड हो और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो तो आप डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लगाओगे एफ एस कॉस थीटा। यहां पर क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। अगर ये तीनों क्वांटिटी गिवन रहेगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दूसरा टाइप क्या है बाबू, दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसा एग्जिस्ट करेगा, अगर आपके पास फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही तो ये निकालने का तरीका है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक बच्चे। देखिए आप देखे थे अभी कि जो हमारा वर्क का फॉर्मूला था उसमें क्या आया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा, ऐसा कुछ आया था बच्चे, समझे। आप लिख रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। अगर आप थीटा के दृष्टि से देखो तो आपको पता है ना कि कॉस थीटा 0 से 90 के बीच पॉजिटिव होता है, ठीक ना। अगर थीटा बच्चे 0 से 90 के बीच हो, ठीक ना, क्या है, अगर थीटा 0 से 90 के बीच हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, समझे। यहां पर यही लिखा है बच्चे कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो वर्क को क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव, वर्क ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0। मतलब अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप वर्क को 0 लिखोगे, समझे। मतलब क्या है कि थीटा 90 तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चे, 0, ठीक। और क्या है भाई, अगर आप थीटा को 90 से ग्रेटर लिखोगे, अगर थीटा कहीं आ जाए 90 से बड़ा, ठीक ना, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 120, 130, 140, 135, ऐसा कुछ कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक ना, 90 से ग्रेटर आ जाए, तब उस हालात में वर्क क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव, समझे। अब ध्यान से देखोगे चीजों को, प्यार से धीरे धीरे सुनते रहेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये सब। ये देखिए, आप जानते हो बाबू वर्क का फॉर्मूला क्या आया था, फिर से वही रटा रटाया बात। वर्क का फॉर्मूला आया था फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, यही आया था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम तो आप जानते हैं अगर यहां तक पढ़ रहे हैं तो, ठीक ना। अगर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है बाबू तो वर्क को भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक, समझे। मतलब आप ये लाइन भी नोट करके रखोगे कि वर्क किस पर डिपेंड कर सकता है, रेफरेंस फ्रेम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है और फोर्स बनता है, वर्क बनता है कैसे, फोर्स डॉट एस करके, ठीक ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से अगर बन रहा है क्या, वर्क, और डिस्प्लेसमेंट अगर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है तो वर्क को भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करना पड़ेगा, समझे। बहुत आसानी से धीरे धीरे सीखते रहेंगे। देखिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा सा और मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहानी में है क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी नॉर्मल टेबल पे रखा हुआ है।
और वो टेबल के हॉरिजॉन्टल पाथ के एलोंग ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए इधर डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा। आप नॉर्मल रिएक्शन को तो पहचानते हैं। देखिए नॉर्मल ऊपर लग रहा है बच्चे, ऐसे ऊपर की तरफ। तो पहले पूछा है वर्क डन बाय नॉर्मल, तो ध्यान से देखना हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल। ऐसे ही लिखना, अभी जैसे मैं लिख रहा हूं ना, शुरू में धीरे धीरे आप करना है ऐसे, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब जल्दी कर सकते हैं, ठीक। वर्क डन बाय नॉर्मल को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फोर्स हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एस है बाबू। और ध्यान से अगर देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये समझ पा रहे हैं बाबू आप। तो देखो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर है 90 डिग्री। तो आप वर्क लिखोगे नॉर्मल इंटू एस कॉस 90, लिखें ऐसे, नॉर्मल इंटू एस कॉस 90 डिग्री। और आप जानते हैं बच्चे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आने वाला है यहां पे, 0। समझे, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 है और 0 से सब कुछ को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। समझे। ऐसे यहां पर पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ठीक। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है बच्चे, और डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री है कि नहीं बाबू। ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो इस चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप लिखोगे अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो लिखना है इसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, लिखें mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है s, लिखें s। एंगल कितना है बच्चे दोनों के बीच का 90, तो लिख रहा हूं cos 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू फिर से आपको पता ही है 0, इंटू 0 डाल दे रहा हूं यहां पर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 0। देखो कुछ कुछ चीजें आप नोटिस करके रखेंगे ताकि जब क्वेश्चन बड़े बड़े लेवल पर आए तो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक ना। आप ऐसे हालात में समझ पाना, ये अगर ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। समझे। बढ़ते हैं आगे बच्चे। अगला क्या है, अभी देखिए, अब ये पिछला क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तब पूछा गया आपसे वर्क डन। अब जो है इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है बाबू। किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ठीक। तो समझना, प्यार से समझना बातों को। देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, तो ऑब्जेक्ट पहले से है यहां पर। मैं अगर सही से डायग्राम बनाऊं, वो थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक ना। यहां से एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये है y इनिशियल, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने थोड़ा ऊपर करके बनाया, ये है y फाइनल। ये y इनिशियल क्या है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लेवल से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस है ये, ठीक ना, वर्टिकल डिस्टेंस है। और y फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन पर जहां पर ऑब्जेक्ट था उसका ये डिस्टेंस है, ठीक। आप बताओ, ऑब्जेक्ट का मास है m, है ना।
आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक ना। तो आप सबसे पहले ये पता करना कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगने वाला है और किस डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक। तो ध्यान से देखो, आपको तो पता है कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बाबू, वो हर समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट का मास है m, तो फोर्स लगेगा कितना, mg माइनस जे कैप। ये बात आप समझ पा रहे हो, माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आप वेक्टर साइन से लिखोगे तो माइनस जे कैप ही लिख पाओगे आप लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस m g जे कैप, ऐसे लिखेंगे, समझे बच्चे। अब ध्यान से देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, तो ध्यान से देखोगे अगर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग क्या लिखे थे, याद है आपको, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिखे थे कि नहीं लिखे थे बच्चे। तो देखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, y फाइनल, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, y इनिशियल, समझे। और किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बाबू, तो पॉजिटिव जे कैप लिखोगे आप, तो लिखोगे आप यहां पॉजिटिव जे कैप, ठीक। अब देखिए, हमारे पास फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हमारे पास बच्चे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों है, तो हम वर्क निकालने के लिए यूज करेंगे F डॉट एस। क्या यूज करेंगे बच्चे, F डॉट एस, ठीक। तो हम लिख रहे हैं वर्क का फॉर्मूला फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस अब डाल दे रहे वैल्यू, फोर्स की जगह पर डाल रहा हूं माइनस mg जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डाल रहा हूं क्या, y फाइनल माइनस y इनिशियल जे कैप, ठीक, समझे। तो आप जानते हैं बच्चे j डॉट जे क्या होता है, 1, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो हो गया 1, तो बचा क्या, माइनस mg, ठीक, y फाइनल माइनस y इनिशियल, समझे। अब जो भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन वैसे आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, समझे बच्चे। ये छोटे छोटे केस हैं, कभी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है, कभी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है, और उन हालात में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, समझे। देखिए, अब हम आ जाते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डिफरेंट केस, ठीक, समझे। केस क्या है, पहला केस है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखोगे आप, कोई ऑब्जेक्ट है कहीं ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है, ठीक, ये जो हाइट h है ये ग्राउंड लेवल से ऐसा है, ठीक। I का मतलब है इनिशियल पोजीशन से, मतलब इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, समझे। इनिशियली कहाँ है ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल से ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, ठीक। कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके ग्राउंड पे आ गया, और यहां पर जो F लिखा है यही इसका फाइनल पोजीशन है, F लिखने का यही मतलब है यहाँ पे, ठीक। मतलब क्या है बच्चे, कि ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, अब वो नीचे आया है, ठीक। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से देखिए। हमारे पास दो ही फॉर्मूला है वर्क निकालने का, एक तो हम लगा सकते हैं F का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड के दृष्टि से क्वेश्चन को करें, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, अब ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, mg के इक्वल, ठीक।
मतलब फोर्स लगा नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर से नीचे आया है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा बाबू। दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल होंगे बच्चे 0। मतलब हमको इंफॉर्मेशन यहां से मिला कि थीटा का वैल्यू 0 है। ठीक, फोर्स लग रहा है mg, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है h, ऊपर से नीचे आया है, h हाइट गिवन है यहां पर। ठीक, तो सारा मैग्नीट्यूड वैल्यू यहां पर हम पुट कर दें, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लिख रहे हैं बच्चे mg, ठीक, s के जगह पर h cos 0 डिग्री। ठीक, क्या हो गया ये वैल्यू mgh। ठीक, एक तो ये रास्ता है। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला और है ना वर्क का, क्या फॉर्मूला है बच्चे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हो तो फिर लिखो आप, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस जे कैप। आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप लिखोगे माइनस mg जे कैप, फोर्स वेक्टर ये लिख लिया हमने। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, h। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे बच्चे h जे कैप, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहां पर भी आप वर्क निकाल सकते हैं, एफ डॉट एस करके, और आपको पता है फोर्स वेक्टर कितना आया है, माइनस mg जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया है, माइनस h जे कैप। ठीक, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और j डॉट जे 1 हो गया, तो कितना आया वर्क mg h। ठीक, किसी भी फॉर्मूले से करो फर्क नहीं पड़ता है, समझे। अब देखना क्या है बाबू, आपको हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करके रखना है। देखिए, नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक ना, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हुआ है। ठीक, और वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड किया है। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना था यहाँ, h, फॉर्मूले में क्या आ गया, mgh। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, और वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। ध्यान सुनना बाबू, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या करता है बच्चे, वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, ये सब याद रखना, काम देगा। अब क्या है कि फिर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस बार ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप ध्यान से देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना लगेगा, mg। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक ना, कितना फोर्स लगेगा बच्चे, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो यहां से ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है। तो हम डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे कितना, h। ठीक, अब बताओ, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर कितना होगा बच्चे। देखिए, फोर्स लग रहा है नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। फोर्स किधर लगा बाबू, फोर्स लगा है नीचे mg, फोर्स इधर लग रहा है,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री। समझे इस बात को बाबू? मतलब हमको एंगल भी पता चल चुका है। हम लिखेंगे यहां थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चे? 180 डिग्री। जब आप वर्क लिखना, फिर आप वर्क का फॉर्मूला लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा। फोर्स लगा mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, कॉस 180 डिग्री। अब बताइए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? -1। डाल दे यहां -1। जैसे ही आप डालोगे mgh इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो वर्क आ जाएगा -mgh। ठीक। अगर आप इसको वेक्टर वाले फॉर्मूले से करना चाह रहे हो, शुरू में करिएगा, जैसे जैसे कर रहा हूं ना शुरू में करिएगा, धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्वेश्चन अच्छे से करने लग जाओगे, फिर ये सब क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी आप देख के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको हर एक लाइन सीखना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। देखिए अगर हम फोर्स वेक्टर लिखें बच्चे, तो फोर्स तो नीचे लगेगा, ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो mg हम लिखे हुए ही हैं। अगर हम फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे F इक्वल टू -mg जे कैप। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? ठीक ना, mg तो मैग्नीट्यूड है और यहां माइनस जे कैप बता रहा है कि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ रहे हो बातों को? फोर्स किधर लग रहा है बच्चे? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? देखो फोर्स वेक्टर है तो साइन ऐसे लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ऊपर जा रहा है बाबू और h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक ना, तो ऊपर जा रहा है तो जे कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखोगे आप एच जे कैप। क्या लिखेंगे बच्चे? एच जे कैप। एच डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और जे बता रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। ठीक, तब आप लिखना वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स को लिखेंगे क्या? -mg जे कैप और डिस्प्लेसमेंट को एच जे कैप। अब देखिए जे डॉट जे तो 1 हो गया, बचा रह गया क्या? -mgh। ठीक, समझे? अब ये सब चीज नोटिस करके रखोगे। फिर से एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से देखिएगा आप, तो निगेटिव आया है। क्या है बच्चे? निगेटिव आया है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? निगेटिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा केस क्या है? केस समझाने से पहले मैं क्वेश्चन ठीक कर लूं पहले। यहां 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा माइनस 90 नहीं है, 90 माइनस थीटा है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अब वो ऑब्जेक्ट उस इंक्लाइन प्लेन के सहारे नीचे स्लिप करके आएगा। आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। देखिए जहां पर जो सुटेबल होना, जो फॉर्मूला आसानी से लगे, वर्क निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाना जो आसानी से लग जाए। समझे? जैसे ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे इसको कई तरह से देख सकते हो आप। इस ऑब्जेक्ट पर
फोर्स लग रहा है किधर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, फोर्स का मैग्नीट्यूड यही है। देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं हम। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बाबू, वहां से ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा है डिस्प्लेस होके इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s है, ठीक। और क्वेश्चन में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल भी गिवन है 90 माइनस थीटा। क्या गिवन है बच्चे, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है 90 माइनस थीटा। ये समझ पा रहे हो आप, फोर्स नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और ये एंगल 90 माइनस थीटा गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, मैग्नीट्यूड वाला, जिसमें है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ऐसे डाल देंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड डाल देता हूं बच्चे mg, और डिस्प्लेसमेंट तो s ही हुआ है। आप बताइए बाबू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, तो आप यहां लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक। तो वर्क क्या आ गया बाबू, वर्क डन बाय ग्रेविटी आया mgs साइन थीटा। लेकिन एक छोटा सा चीज समझना आप, कोई ट्रायंगल है ऐसे, कोई ट्रायंगल है ये एंगल है थीटा, ये है h और ये है s, ठीक। तो आप लिख सकते हो बच्चे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, आप जानते हो ना कि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये इसके एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल बना है वो बेस होते हैं बच्चे। आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की जगह पर h है और हाइपोटेनस की जगह पर s है। आप लिख सकते हैं यहां से h इज इक्वल टू s साइन थीटा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे बच्चे, ये समझे ना आप, छोटी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री है ये सब तो, ठीक ना। अब देखिए s साइन थीटा, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ना, यहां पर आपको दिख भी रहा है ये s साइन थीटा, इस s साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, h से। तो हम लिखेंगे mgh। ध्यान से देखना बच्चे, वर्क डन बाय ग्रेविटी किस पर डिपेंड किया है, इस वर्टिकल हाइट पर डिपेंड किया है। ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है उस पर डिपेंड किया है। इस डायरेक्शन से या इस डिस्प्लेसमेंट से उसको कोई मतलब नहीं था। और एक छोटी बात और है, छोटी सी बात क्या है ना, कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखो फिर से वर्क पॉजिटिव है यहां पर, है कि नहीं बच्चे, वर्क पॉजिटिव साइन के साथ आया है। एकदम ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल हाइट पर वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसको किसी इस इधर उधर के रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ठीक। और ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तो एकदम वर्क पॉजिटिव होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बाबू, ये इनिशियल पोजीशन है कि नहीं, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली ऑब्जेक्ट कहां जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, देखना, ठीक। ऑब्जेक्ट का मास है m, और फिगर में दिखाया गया भी है कि ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट का मास कितना है m। इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ा है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग s।
इंक्लाइन प्लेन के लोग कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, एस। हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर से हम लिखते हैं पहले नॉर्मल अप्रोच के साथ। वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए हमको क्या चाहिए, जिस फोर्स के कारण हम वर्क निकाल रहे होते हैं उस फोर्स का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है इस पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना बच्चे, mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ठीक ना। और ध्यान से अगर देखोगे तो ये एंगल है थीटा गिवन, यहां से यहां तक का एंगल है बच्चे थीटा। ठीक, क्या है, ये एंगल है थीटा, और ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 90 डिग्री के एंगल है कि नहीं, समझ पा रहे हो भाई, ये 90 डिग्री के एंगल है। तो हमको तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो फोर्स वेक्टर, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये है हमारा फोर्स वेक्टर और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, इधर है यहां से यहां तक 90 और इसके बाद है थीटा। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल हो गया बाबू 90 प्लस थीटा। क्या लिखोगे आप, एंगल है 90 प्लस थीटा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही है कि एस डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। तो हमको तीनों चीज मिल गया। क्या क्या मिला भाई, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास है। हम वर्क इजीली निकाल पाएंगे। लिखेंगे पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना लगा बच्चे, mg। लिखें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, s। ऐसा लिखेंगे, लिखा क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस क्या है, थीटा क्या है, सॉरी थीटा क्या है बच्चे, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल जो आप निकाल चुके हो 90 प्लस थीटा। तो डाल दे रहा हूं मैं यहां पर 90 प्लस थीटा। लिखे ऐसा, आप बताना cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा बाबू। ठीक, तो हम लिखें फिर से यहां, समझना खेल को, माइनस को आगे लिख दे रहा हूं, mg को रहने दे रहा हूं mgs। ठीक, cos 90 प्लस थीटा को लिख रहा हूं साइन थीटा, इसका माइनस हमने पहले ही आगे लिख दिया था, देखो यहां पर। ठीक, फिर से देखना बाबू, अभी अभी हमने कहा था कि ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, ये है h, ये है s। तो आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर के जगह पर है h, हाइपोटेनस की जगह पर है s। आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू s साइन थीटा। लिखेंगे आप ऐसा, मतलब क्या है कि फिर यहां पर भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, s साइन थीटा को आप हटा सकते हो किससे, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक, और लिखेंगे माइनस mg, s साइन थीटा को हटा दिया h से। समझे कि नहीं समझे बच्चे, फिर से देखो बाबू, ऑब्जेक्ट गया है ऊपर, ऑब्जेक्ट गया ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गया ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आया माइनस में। ये हमने पहले भी बोला था, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होगा। और कितना ऊपर गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले था जमीन पर, ऊपर उठा है h हाइट तक। ठीक ना, तो वर्क के फॉर्मूला में वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h आया है। ठीक, समझे बातों को, ऊपर जाएगा तो वर्क निगेटिव होगा, तब पहले से जानते थे, और वर्क वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h था तो वो आ गया फॉर्मूले में।
समझे? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझ जाएंगे खेल को तो। ठीक, बढ़ते आगे। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक, ये नीचे आया, हमसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। अब आप जान चुके हो कि अगर ये ऊपर से नीचे आया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, ये तो पहले से पता है, और वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। तो देखो इनिशियली है यहाँ, फाइनली आ गया यहाँ, तो वर्टिकल हाइट कितना है इसका h, ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू एच। mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही सब आ रहा था अभी, लिखें mg इंटू एच। h वर्टिकल हाइट है, mg फोर्स है, और प्लस साइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चे। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। अब खेल क्या है? अब कुछ नया क्वेश्चन है आपके सामने। वर्क डन बाय ग्रेविटी का बहुत देर तक क्वेश्चन चला, अब क्वेश्चन के रंग रूप थोड़े से बदल रहे हैं। अब रंग रूप बदल क्या रहा है बाबू? कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है m, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एकदम बदल गया है सब कुछ, ऐसा नहीं कि पुराना रटा रटा है खेल खेल जाना आप, ठीक ना। एक फोर्स है F1, ठीक, और ये जो फोर्स है बच्चे वो इंक्लाइन प्लेन के एलोंग लग रहा है और ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन के एलोंग ही ऊपर लेके जा रहा है, ठीक। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय F1, सुनना, यहां से सुनना, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है इधर ऐसे, ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है यहां तक, ठीक, ठीक ना। जिधर फोर्स लग रहा है अगर उस डिस्प्लेसमेंट को हम निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल पाएंगे। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, समझे? मतलब क्या है? ये इंक्लाइन प्लेन के एलोंग फोर्स लगा F1 और ये डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कितना है बच्चे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो फोर्स इधर लग रहा है बच्चे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। आपसे पूछा है वर्क डन बाय F1, तो आप लिखना वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखो फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। हम लिखें क्या, कॉस 0 डिग्री, क्या आ जाएगा बच्चे, F1 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो वर्क आ जाएगा F1 a स्क्वायर प्लस b, समझे? अब क्वेश्चन के वेराइटी थोड़े थोड़े चेंज होंगे, आपको हर समय एकदम दिमाग खोल के रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में F1, ठीक, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के एलोंग हो रहा है, ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन के एलोंग। आपसे फिर से पूछा गया है कि वर्क डन बाय F1 आप बताओ, ठीक। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे,
फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल, यही ना। अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है पिछले क्वेश्चन से कि ये लेंथ आया था कितना, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्स लगा उधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये एंगल दिया है अल्फा, लेकिन हमको चाहिए कौन सा एंगल बच्चे, हमको चाहिए इस लाइन से ये एंगल, यही है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, फोर्स लगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर। आपको पता है बाबू ये टोटल एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर कोई वर्टिकल लाइन खड़ा है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन हमको चाहिए ये वाला एंगल, हमको पता है कि ये एंगल अल्फा है, तो जरूर ये वाला जो एंगल है जो हमारी रिक्वायरमेंट है यहां पर, वो 90 माइनस अल्फा होगा। ये समझ पा रहे हो आप, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा, ठीक। अब हम लगा पाएंगे फॉर्मूला, तो लिखोगे वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू, F1 कौन सा फोर्स है पता नहीं, ठीक है ना, हम ऐसे अभी लिख रहे हैं। वर्क डन बाय F1 क्या लिखोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या लिखोगे आप, कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू F1 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा। समझे, आपका मन है तो साइन अल्फा को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से, ठीक। आप लिख सकते हैं यहां पर F1 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा को लिखो परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है बी, और हाइपोटेनस की जगह पर तो यही है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे देखो ये कटा ऐसे, तो बचा क्या F1 इंटू बी, वर्क इक्वल टू क्या बचा F1 बी, ठीक। और ऐसे भी आप जानते हो, अगर शुरू वाले फॉर्मूले पर जाओगे तो हमने क्या कहा था, वर्क कैसे निकालोगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स लग रहा है इधर, और ये लाइन जो है इस डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन का आप लोगे, हमने क्या बोला था कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। देखो इस फोर्स का कंपोनेंट लोगे अगर इसके अलोंग तो जीरो आएगा, तो इसका कंपोनेंट सिर्फ बी के ही अलोंग बचेगा, तो वर्क के लिए सिर्फ बी ही डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और सॉल्व करने के बाद आखिरी में आ भी गया, समझे। देखा, अब क्या है बच्चे, अब ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खेल है। ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स लग रहा है F1 वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपसे पूछा है वर्क डन बाय F1 F2, टोटल वर्क पूछा है, तो आप क्या करिए, अभी अभी आप पिछले क्वेश्चन में वर्क डन बाय F1 निकाल चुके हैं, सिचुएशन ऐसा ही था, तो वर्क डन बाय F1 हम डायरेक्ट ऐसे लिखें F1 इंटू बी, ठीक। तो अब हमारा काम है सिर्फ वर्क डन बाय F2 निकालना। अगर आप वर्क डन बाय F2 निकालोगे तो फोर्स इधर लग रहा है बाबू, और ऑब्जेक्ट जा रहा है यहां से यहां तक, ध्यान समझना इस चीज को। हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इस पर फोर्स लगाया आप इधर, और ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, और दिया है कि ये डिस्टेंस A ट्रेवल किया है और ये डिस्टेंस B ट्रेवल किया है। समझे कि नहीं समझे बात को, आप बताना।
अगर हम इसको ओरिजिन कंसीडर कर लें, ठीक, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो ये है x डिस्टेंस a और ये है y, इसको आप लिख सकते हैं a, b, ठीक, समझे? अगर हम इसको इनिशियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आप क्या लिखोगे? 0 i कैप प्लस 0 j कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर को आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखना बाबू, फाइनल पोजीशन वेक्टर यही है ना, उसको आप लिखोगे a i कैप प्लस b j कैप। हमने जानबूझ के वेक्टर तरीके से लिखने का प्रयास किया कि थोड़ा अलग अलग तरीके से भी आप सोच पाए चीजों को, ठीक ना। अब देखिए, अगर हम फोर्स वेक्टर को लिखें तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, एक ही बार में सब निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए, फोर्स वेक्टर को अगर आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, अब बताइए F1 किधर लग रहा है बच्चे? F1 ऊपर की तरफ लग रहा है, हम लिखेंगे F1 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। और F2 i कैप लिखेंगे, हमारे पास यही है F2 i कैप, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? देखो F1 ऊपर लग रहा है तो F1 j कैप, F2 इधर लग रहा है तो F2 i कैप। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स आप लिखोगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखोगे आप, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, फोर्स की जगह पर हम डाल रहे हैं F1 j कैप प्लस F2 i कैप, डॉट प्रोडक्ट है इसका पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, तो हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिखेंगे, ठीक। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दें तो फाइनल पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या है बाबू? a i कैप b j कैप माइनस इनिशियल वेक्टर तो 0 है तो उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट करो, देखो तो F1 के साथ j है तो j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ होगा बाबू, ठीक। क्या हो जाएगा? F1 b, क्योंकि j डॉट j तो 1 हो गया, समझे इस चीज को। F2 के साथ i है तो i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ होगा, आप लिखोगे प्लस F2a। तो ध्यान से देखो बच्चे, क्या हो गया? F1b प्लस F2a। और पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे कि F1b क्या था? वर्क डन बाय F1 है, ये है वर्क डन बाय F1 और ये है वर्क डन बाय F2, मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क जो हुआ वो आया वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2। देखो ये चीज भी आप लिख के रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और पूछा जा रहा है कि वर्क कितना हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर, तो आप हर इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क निकाल लेना और उसका नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिएगा, ठीक, समझे। हर इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क निकालोगे और उसका नॉर्मल एडिशन करोगे, समझे ना। यही लिखा है यहाँ पर, एक से ज़्यादा फोर्स लगेगा, देखो दो फोर्स लगा था तो वर्क डन बाय F1 निकाल सकते हैं आप, वर्क डन बाय F2 निकाल सकते हैं आप, और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, समझे। देखिए अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे, यहां से कोई फोर्स लग रहा है F और इसका वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन। क्या गिवन है बच्चे?
50 न्यूटन। और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में 3 मीटर। आपसे पूछा है वर्क डन बाय एफ निकालिए। आप कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। आप लिखोगे कितना, 50, डिस्प्लेसमेंट 3 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, 30 डिग्री। डाल दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 150, cos 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। तो वर्क आ जाएगा 75√3 जूल। वर्क का यूनिट क्या होगा बाबू, जूल, ठीक, समझे। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब एक क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और ऑब्जेक्ट का इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 3 मीटर। आपसे पूछा है वर्क डन बाय फिर से फोर्स, ठीक ना। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड पता ही है आपको, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर पता ही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं वर्क का फॉर्मूला, आप ही लिख लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स है 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 3 इंटू कॉस 0 डिग्री। लिखें बच्चे, लिखें कि नहीं लिखें, आप बताइए। इसको आप क्या लिखोगे, 50 इंटू 3 150, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो आया कितना 150 जूल। समझे, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर है हमारे पास, ये दिख रहा है आपको वहां पे, हाँ दिख जाना तो चाहिए। देखिए हमारे पास फोर्स वेक्टर गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या है ये देखिए, हमारे पास है फोर्स वेक्टर, और ये है कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। और हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, मतलब r इनिशियल है, वहां p1 लिखा हुआ है, ठीक ना। p1 का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और ये क्या है, i प्लस 2j, क्या है बच्चे, i प्लस 2j। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा, 2i माइनस 3j, ठीक। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। आप वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के टर्म में सब कुछ गिवन है। आप पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप डाल दो, फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे, 2i माइनस 3j माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है बाबू, i प्लस 2j। इसको जरा सॉल्व करिए, 2i माइनस i कैप माइनस 3i माइनस माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया बाबू। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमारे पास है तो वर्क को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इससे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। जैसे आप लिखे वर्क को फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फोर्स का वैल्यू आपके पास पता है 3i प्लस 4j डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है बाबू, i माइनस 5j, ठीक, i माइनस 5j। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i 1 और 3 इंटू 1 3, ऐसा लिखें, i का i के साथ और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, 4j डॉट माइनस 5j क्या हो जाएगा, -20, क्या हो जाएगा बच्चे, -20।
वर्क आएगा -17 जूल। जूल क्या है यहां पर? वर्क का यूनिट है, ठीक, -17 जूल। देखिए एक क्वेश्चन और है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर, F = 50 न्यूटन, ठीक, और इसका मास कितना है बच्चे? M = है 2 kg, और ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है आपको 2 मीटर का। हमसे पूछा है कि टोटल वर्क डन बताओ, इस ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लग रहा है उन सारे के कारण वर्क बताओ, ठीक ना। तो देखो, एक तो कोई इंसान फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, ये पता करिए कि इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है। एक तो फोर्स लगा 50 न्यूटन का, ठीक। दूसरा फोर्स देखो, एक फोर्स है कितना? 50 न्यूटन का, जो कोई इंसान लगा रहा है, क्या लगा रहा है पता नहीं। दूसरा इस पर फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, समझे। तो हमसे टोटल वर्क पूछा है। आप जानते हो ना बाबू कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकालोगे और उसका नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन करोगे, ठीक। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल वर्क = वर्क डन बाय 50 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसा ही लिखेंगे बच्चे। दोनों का वर्क निकाल लेंगे अलग अलग और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए, वर्क डन बाय 50 न्यूटन अगर आप निकालना चाह रहे हो, क्या आ गया भाई? देखो, फोर्स लगा 50 न्यूटन का ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में ही, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री के इक्वल है कि नहीं? ध्यान से देखना। आप लिखोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 और कॉस थीटा में क्या डालेंगे? थीटा 0 डिग्री। वर्क कितना हो जाएगा? 100 जूल, समझे। और एक बात आप समझो, हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव। हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी = पहले माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, ठीक ना, दिक्कत नहीं। ऊपर गया तो वर्क होगा निगेटिव ग्रेविटी का, ठीक ना, और होगा कितना? -mgh। mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप लिखो -mgh। h कितना है? पहले मैं h लिख दे रहा हूं, ठीक। वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना ही होगा ना बाबू, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो -mgh। हम डायरेक्ट लिख दिए, पीछे आप कई क्वेश्चन ऐसा किए हैं। तो अब देखिए, m का वैल्यू पता है कितना? 2, तो हम लिख रहे हैं -2। g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं बच्चे, और h का वैल्यू कितना है? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो 2, तो आया कितना? -40 जूल। क्या आया? -40 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया बच्चे -40 जूल। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क में आप डाल दो यहां पर वैल्यू, वर्क डन बाय 50 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आप लिखो कितना? 100 जूल प्लस -40 जूल। ये कितना हो जाएगा बाबू? 100 - 40 60 जूल। टोटल वर्क कितना हुआ? 60 जूल, ठीक। समझे खेल को? बढ़िए, आगे थोड़ा सा। हाँ, यहां पर देखो यही लिखा हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो ना, और आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो हर इंडिविजुअल फोर्स का आप वर्क निकालिए और इंडिविजुअल उसका अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिए, ठीक ना, समझे। अब देखिए बच्चे, है क्या कि एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर दिख गया तो आपका मन हो तो आप कर लीजिए। वर्क डन बाय दिस फोर्स पूछा है, ठीक ना।
ऐसा करते हैं, पहले आप इतना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन पर चलेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन के तो कई सेक्शन होंगे हमारे पास अभी। एक छोटी सी बात है, बात क्या है ये सुनिए आप। आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज देना है, फ्री टेस्ट सीरीज अगर लेना है नीट के लिए, जेई के लिए, या कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो या फॉर्मूला लिस्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नीट जेई फाउंडेशन। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक, फ्री स्टडी मटेरियल, और हर रोज डेली का हम आपको डीपीपी देंगे, एक छोटा सा सीट देंगे क्वेश्चन का। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, तो हम आज का सीट आपको देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास अभी, पहले हम आपको सीट देंगे, जब आप सीट आप एक बार खुद से बनाओगे, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक, तो अगर आपको ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, रहने देते हैं, क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। इस पर ढेर सारे जेई नीट का क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक ना, उसको हम अगले क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।